नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका सरस हिंदी ज्ञान धारा में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई जानकारी या नया मटेरियल आपको मिलता रहे, नई सामग्री आपको प्राप्त होती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीलकंठ, और ये 7वीं कक्षा के लिए है। और नीलकंठ एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। एक मोर और मोरनी की अद्भुत कहानी, प्रेम, साहस और त्याग का मार्मिक वृतांत है ये नीलकंठ। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसमें क्या है, नीलकंठ में क्या बताया है महादेवी वर्मा ने। तो इसकी प्रथम मुलाकात जो होती है वो चिड़िया वाले की दुकान से दो नन्हे मेहमान लेकर के आती हैं लेखिका महादेवी वर्मा। जब वो स्टेशन से लौट रही हैं तो चिड़िया वाले की दुकान पर रुक जाती हैं, यानी कि जो चिड़िया बेचता है। और वो चिड़िया बेचने वाला मियाँ जो है वो बताता है कि शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे उसको बेच करके गया है, और एक मोर है और एक मोरनी है। तो उसने बताया कि लोग मोर के पंजों से दवा बनाते हैं, इसीलिए खरीदना चाहते थे, लेकिन वह उनको उसे बेचना नहीं चाहता, उन्हें बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसको उनको मार सकते थे, मार देते। तो इसीलिए जो लेखिका हैं वो उनको ले आती हैं 30 रुपए में। और 30 रुपए में चिड़ी मार ने खरीदा था और लेखिका उससे 35 रुपए में खरीद लेती है। यानी कि 5 रुपए उसका कमीशन होता है, तो वो 35 रुपए में खरीद लेती है। तो बड़े मियाँ के ईमान के दे करके लेखिका ने वो छोटा पिंजड़ा खरीद लिया। और पिंजड़ा इतना संकीर्ण संकीर्ण मतलब छोटा था कि दोनों पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। और घर पहुंचने पर सबने कहा कि ये तीतर हैं, मोर नहीं हैं। लेकिन लेखिका ने उन्हें अपने कमरे में रखा और उनकी देखभाल शुरू कर दी। यानी कि वो दो बच्चे लेकर के आई, मोर और मोरनी थे। और वो उनकी प्रथम मुलाकात यहाँ पर होती है लेखिका महादेवी वर्मा की। कहाँ पर? पक्षी वाले की दुकान पर। तो नए घर में पहला दिन जो क्या है, पहले दिन में क्या वो कर रहे हैं, पिंजरे से मुक्ति है। लेखिका ने अपने पढ़ने लिखने के कमरे में पिंजरे का दरवाजा खोला और दो कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया, पिंजरे से बाहर उनको निकाल दिया। और फिर होता है लुका छिपी का खेल। दोनों जो पक्षी हैं चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकल करके इधर उधर कमरे में छिपने लगते हैं, कभी मेज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे। फिर वो क्या करते हैं, कभी रद्दी की टोकरी में बसेरा करते हैं, यानी कि वो 2-4 दिन में गुप्तवास रहते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। यानी दिन में तो पता नहीं कहाँ घूमते रहते थे और रात में रद्दी की टोकरी में वो आ जाते थे। और आत्मविश्वास का विकास इनमें इतना होने लगा था, यानी कि उनके अंदर से भय निकल गया था, प्रेम को जानने लगे थे जो लेखिका के साथ जो प्रेम था। क्योंकि आश्वस्त होने पर वो कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी लेखिका के सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते थे। आविर्भूत का मतलब है प्रकट हो जाते थे। इस तरीके से वो रहने लगे थे। चिड़ियाघर में स्वागत, यानी कि लेखिका का जो घर था वो अब चिड़ियाघर बन चुका था। यानी कि पहले से भी बहुत से जानवर थे, पक्षी थे, है ना? तो उनमें कबूतर, खरगोश, तोता ये भी थे। तो दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया। कुतूहल कहते हैं आश्चर्य, अचंभा या जिज्ञासा भी कह सकते हैं, कि जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। जैसे कोई नई वधु आती है, नई बहू घर में आती है, उसे देखने के लिए सब में कुतूहल होता है, कैसी होगी, पता नहीं क्या है। तो ऐसे ही जो वहां पर पहले से रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें भी कुतूहल था। जो लक्का कबूतर है वो नाचना छोड़ करके इधर इधर दौड़ पड़ा और गुटरगू की रागनी अलापने लगा। और जो खरगोश था वो सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठ करके गंभीर भाव से निरीक्षण करने लगा। यानी कि वो बड़ा है, वरिष्ठ है, सीनियर है सबसे, तो वो देखने लगा अच्छा ये क्या कर रहे हैं। और छोटे खरगोश जो है वो गेंद जैसे उनके चारों
ओर उछल कूद मचाने लगे और तोते जो हैं एक आंख बंद करके परीक्षण करने लगे, देखने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस दिन चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। तो इसके बाद में क्या है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ साथ साथ में रहते हैं। पक्षी बड़े होते हैं, दिन प्रतिदिन उनमें वृद्धि होती है और उनका रंगमय कायाकल्प होता है। रंगमय कायाकल्प का मतलब है यानी कि वो अपने उसके अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो बढ़ते हैं। और धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे और उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। तो सिर और चोंच जो है वो मोर की जैसे होती है वैसे मोर की बन गई, और जैसे मोरनी की होती है वैसे मोरनी की बन गई। तो मोर के सिर की कलगी और मुकुट ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बांकी और पैनी हो गई। बांकी मतलब टेढ़ी, और पैनी हो गई किसकी, मोर की। और जो मोरनी है यानी कि राधा है, अभी तो इनका नामकरण नहीं हुआ है खैर। तो और जो मोरनी है, मोरनी की ग्रीवा, गर्दन और आंखें कैसी हैं, गोल आंखों में इंद्र नील की नीलाभ झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। ये इस तरीके से मोरनी की गर्दन हो गई। पंख और पूंछ क्या है कि दक्षिण बाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चित्तीदार इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। तो इस तरीके से उनका रंगमय कायाकल्प भी हो गया। और नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ मतलब नीली गर्दन के कारण, नीली गर्दन के कारण नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधिका। तो मोरनी का नामकरण हो गया राधिका। अब सेनापति और संरक्षक हम कह सकते हैं नीलकंठ का नेतृत्व, क्योंकि नीलकंठ जो है वो उसका, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से चिड़ियाघर जो बन चुका था लेखिका का घर, उसका वो नेतृत्व संभालता है यानी कि नेता बनता है। नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वह खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उसे ले जाता, जहां दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। तो ये वो नेता के गुण थे, वो नेता बन गया था, यानी कि नेतृत्व संभालता था। और दंड विधान भी था उसके पास, यानी कि जो ऊधम करता था, जो शरारत करता था, जो समस्या खड़ी करता था, उसको वो दंड भी देता था। किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो वो अपने चोंच के तीखे दंड प्रहार से उसे दंड देने के लिए दौड़ता था। और खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। और जब तक वे आर्त क्रंदन ना करने लगते, आर्त क्रंदन का मतलब है वो दुख से जब तक नहीं रोने लगते थे, पीड़ा से, कष्ट से, क्योंकि उनके कानों को पकड़ करके उठाता था, तो आर्त क्रंदन ना करने लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता। और कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार भी हो जाता था, यानी कि खरगोश के बच्चों के कानों में छेद भी हो जाते थे। लेकिन वो प्रेम और स्नेह भी करता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और घने पंखों में छुआ छुपी सा खेलते रहते थे। अब इसके साथ साथ जो नीलकंठ था वो वीर भी था। सांप से युद्ध होता है, वीरता की उसकी परीक्षा होती है। तो वो बता रही हैं कि क्या है कि एक बार सांप जाली के भीतर पहुंच गया और शिशु खरगोश को निगलने लगा था, यानी कि उसको निगलने वाला था, खाने वाला था। किसको? खरगोश के बच्चे को। तो नीलकंठ जो था वो दूर से ही देख रहा था, झूले में वो सो रहा था। उसके कानों में जो खरगोश है उसकी मंद स्वर की व्यथा सुनाई दी, यानी कि धीमे से स्वर में उसका दुख उसने समझ लिया, पीड़ा में कि कष्ट में है वो। और वो वहां से भाग करके आया। नीलकंठ वह पूंछ पंख समेट कर एक झपट्टे में नीचे आ गया और सांप को फन के पास पंजों से दबाया और चोंच से इतने प्रहार किए कि सांप को अधमरा कर दिया।
और फिर सुरक्षा भी की उसकी। बाद में जो खरगोश का बच्चा था वो निश्चेष्ट सा पड़ा रहा, यानी कि एक तरीके से कह दें कि वो बेहोश हो गया। और नीलकंठ फिर रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, यानी कि गर्मी देता रहा। और फिर ही हम ये कह सकते हैं कि या लेखिका ने कहा है कि कार्तिकेय ने अपनी युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। वो कला प्रिय है, वो वीर भी है। इसीलिए कार्तिकेय ने कार्तिकेय ने अपना युद्ध वाहन स्वीकार किया। तो आगे देखें कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर सब चल रहा था, नृत्य और संगीत का जादू। क्योंकि महादेवी वर्मा जो हैं, लेखिका जो हैं, वो अपना पढ़ती रहती थी, लिखती रहती थी। और जो नीलकंठ और राधा है वो मस्ती के साथ में नाचते रहते थे। और नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण का मतलब उनको मानव की तरह उनको बताया गया कि मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। तो नृत्य की भंगिमा थी, वो आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य संगीत पर ठहर ठहर जाता था, और राधा उसकी परिक्रमा करती थी। लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही वह झूले से उतरकर पंखों का संतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। और उसको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी एक विदेशी महिला ने दी थी, क्योंकि लेखिका के पास में विदेशी महिलाएं आती जाती रहती थी। उनमें से एक महिला ने उसे, नीलकंठ को, परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। और जिस नुकीली चोंच से वह सांप को खंड खंड कर सकता था, उसी से हथेली पर रखे चने वो कोमलता से उठा करके खा भी लेता था। वर्षा ऋतु का बहुत आनंद उत्सव मनाते थे। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु थी वर्षा ऋतु। और मेघों के उमड़ आने से पहले ही वो हवा में उसकी आहट पा लेते थे। और वो बहुत नृत्य करते रहते थे। मेघ जिस तरीके से गरजता रहता, बिजली चमकती रहती, बूंदें पड़ती रहती, यानी कि वर्षा होती रहती, तो नीलकंठ का जो नृत्य था वो और अधिक तीव्र होने लगता, वेग से होने लगता। और वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पांव और बाएं पंखों पर बायां पांव फैला करके सुलाता था सुखाता था बायां पंख फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन भी दूर करते रहते, यानी कि एक दूसरे के जब गीला हो जाने पर वो अपनी चोंच से सुखाते थे, वो पानी को पी जाते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी बीच एक कुब्जा का आगमन हो जाता है, जो विनाश की शुरुआत होती है। ये करुण कथा है, ये करुण मोड़ है ये कहानी में। ये कह दें कि एक ऐसा मोड़ आता है कि एक दिन जब फिर लेखिका वहां से नखास कोने से निकल रही थी, तो वहां पर जो पक्षी बेचने वाला बड़े मियाँ हैं, उसने फिर लेखिका को रुकवा लिया। और उसने एक पक्षी, जो मोरनी थी, जो राधा के समान ही थी, उसकी दोनों पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी, जो खड़ी नहीं हो सकती थी, उसको भी लेखिका ले आई थी। और ला करके उसने, लेखिका ने उपचार किया और उसका नामकरण भी कर दिया। क्योंकि उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, वो चलने में भी उसको परेशानी होती थी, और इसलिए उसका नाम रखा गया था कुब्जा। अब कुब्जा नाम के अनुसार उसमें गुण भी हो गए, यानी कि वो कुब्जा थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, उसके कार्य भी टेढ़े मेढ़े होने लगे। कलह का आरंभ हो गया, यानी कि वो परेशान करने लग गई, विनाश करने लग गई। वो नीलकंठ और राधा को साथ देखते ही मारने दौड़ती थी, यानी कि वो नीलकंठ को राधा के साथ नहीं देख सकती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली थी, उसके पंख नोच डाले थे, उसके अंडों का भी विनाश कर डाला था। यानी कि जो राधा ने अंडे दे रखे थे, वो उन अंडों को भी फोड़ दिया था उसने, और उनको अंडों को छितरा दिया था। और राधा को वहां से हटा दिया था, यानी कि अपने अंडों पर से।
अब नीलकंठ की पीड़ा थी, यानी कि नीलकंठ भी दुखी रहने लगा था, क्योंकि इस कलह कोलाहल से राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, और वो इस परेशानी में, दुख में, इस पीड़ा में जाली के घर से कई बार निकल भागा, और एक बार तो कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में बैठा रहा। और फिर क्या हुआ, अंत में जब वो बैठा रहा, और फिर वो कई दिनों तक नहीं लौटा, बाद में आया, फिर धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि एक दिन वहां पर उसकी अंतिम विदाई का समय आ गया, क्योंकि लेखिका अपनी अनुभवहीनता के कारण, या ये कहें कि इस उम्मीद में कि सब में मेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और फिर अंत में यही हुआ कि अंतिम विदाई और अनंत प्रतीक्षा होती रही, पर वो कभी नीलकंठ लौटा नहीं, क्योंकि नीलकंठ का अंत हो चुका था। नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर बैठा हुआ मिला, लेकिन वह पुकारने पर भी नहीं उठा, क्योंकि वह मर गया था। ना कोई उसे बीमारी थी, ना कोई चोट का चिन्ह था, और क्यों का उत्तर आज तक नहीं मिल सका था। फिर क्या था, उसका गंगा में विसर्जन किया गया। लेखिका अपनी शॉल में लपेट कर उसको संगम पे ले गई, और वहां उसने गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित कर दिया, और गंगा में विसर्जन कर दिया। कुब्जा ने भी नीलकंठ की खोज प्रारंभ की, क्योंकि उसको भी नहीं दिख रहा था, तो वो भी उसको ढूंढती रहती थी। और वो एक दिन जब आम से उतर ही रही थी कि कजली, एक अल्सेशियन कुत्ती थी जो लेखिका के पास थी, वो सामने पड़ गई, और उसकी तो आदत थी कुब्जा की कि वो सब में चोंच मारती थी, तो उसने भी उस कुत्ती पर चोंच से प्रहार किया, लेकिन परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए। कजली ने भी उल्टा प्रहार किया, और उसकी गर्दन पर दांत लग गए, और उस प्रहार से कुब्जा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसको बचाया ना जा सका। और राधा की प्रतीक्षा अंत तक बनी रही। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुबली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, यानी कि बादलों से ढक जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, लेकिन नीलकंठ तो अब इस उसे छोड़ करके हमेशा के लिए जा चुका था। तो इन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह उनके लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे लिए भी, कि हम पक्षियों की, उनकी प्रवृत्ति, उनकी आदतें, ये हम समझें, ये जानें। तो इस तरह से ये जो नीलकंठ पाठ है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है पशु पक्षियों और जानवरों के बारे में।